नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज सुबह ही एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था मैंने, जिसमें 17 क्वेश्चन आपको दिए थे। दरअसल 35 क्वेश्चंस का एक टेस्ट मैंने बनाया था और उसके बाकी आगे के बचे हुए जो 18 क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा देता हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आसान लगे क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उस प्रीवियस वीडियो में 17 क्वेश्चन थे, आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के नोट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आती होगी एंड अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आइए ज़रा अभी आगे के प्रश्नों को चलाते हैं। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो कह रहा है कि AC से DC कन्वर्टर में कौन सा ऐसा है जिसमें एक मशीन है। ओवरऑल यूँ पूछ रहा है कि सिंगल मशीन किसमें। देखो नाम से ही पता लग रहा है, मोटर और जनरेटर यानी दो मशीनें हो गई। रेक्टिफायर यानी कोई मशीन है ही नहीं। मोटर और कन्वर्टर सेट, इसमें भी दो मशीनें होती हैं। फ़र्क क्या है, मोटर जनरेटर सेट में मोटर और जनरेटर केवल यांत्रिक रूप से जुड़े होते हैं, जबकि मोटर कन्वर्टर सेट में मोटर और जनरेटर यांत्रिक और वैद्युतिक दोनों रूप से जुड़े होते हैं। यानी जो रीजनरेटिव मेथड वाली हम कई बार बात करते हैं ना, वो मोटर कन्वर्टर सेट में वही विधि होती है। रोटरी कन्वर्टर जो होता है ना दोस्तों, इसमें एकल मशीन होती है। क्या विशेषता है इसकी कि इसको AC देने पर DC दे सकता है, DC देने पर AC दे सकता है, और अगर किसी प्राइम मूवर से आपने इसे ऑपरेट किया, यानी इसको अगर यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है कहीं से, तो ये हमें AC और DC दोनों प्रदान कर सकता है। तो एकल मशीन किस में होगी, रोटरी कन्वर्टर। आपको इसका D उत्तर जो है वो सही करना है। दोस्तों कल मंडे है, टेस्ट होगा ऐप में, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक्टिव रहें। ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 19वां सवाल देखो, DC आर्मेचर में लेप वाइंडिंग क्यों की जाती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। DC आर्मेचर में लेप और वेव नाम की दो वाइंडिंग होती है। अच्छा, इनसे भी ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछे एक DC आर्मेचर में सदैव वाइंडिंग होती है और लेप वेव के भी ऑप्शन है, इसके अलावा दो ऑप्शन है, क्लोज कॉइल और ओपन कॉइल। माय डियर, लेप और वेव दोनों जो वाइंडिंग होती है वो क्लोज कॉइल वाइंडिंग के प्रकार है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, DC मशीनों में सदैव क्लोज कॉइल वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब आगे आता है कि जो क्लोज कॉइल होती है उसके दो तरीके होते हैं, लेप और वेव। दोस्तों लेप वाइंडिंग का क्वेश्चन पूछा है तो लेप वाइंडिंग अधिक धारा के लिए होती है, जिसमें वोल्टेज फिर कम रह जाती है। क्योंकि वास्तव में लेप वाइंडिंग एक तरह से समांतर वाइंडिंग की तरह ही होती है। तो फिर पोल्स जब समांतर में कनेक्टेड होते हैं तो EMF के मान में तो वृद्धि होती नहीं है और धारा क्षमता बढ़ जाती है। C ऑप्शन करना है, कम वोल्टेज अधिक धारा। मान लीजिए लेप की जगह वेव वाइंडिंग का सवाल आपसे अगर पूछा जाता है तो दोस्तों अधिक वोल्टेज के लिए होगी और करंट उसमें कम हो जाएगा। उस समय आपको D उत्तर सही करना है, अधिक वोल्टेज और कम धारा के लिए करना है। क्योंकि ये एक्चुअल में सीरीज वाइंडिंग की तरह होता है, तो वोल्टेज सोर्स जब सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज बढ़ती ही है, ये ध्यान रखिएगा। लेप वेव आर्मेचर में वाइंडिंग का सवाल आ सकता है, समांतर पथों से सवाल पूछा जा सकता है, ज़रूर इसे याद रखें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा है। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सोर्स लोड को अधिकतम शक्ति देता है तो सोर्स की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ही बता देता हूँ मैं, C आएगा, 50% होती है। क्यों होती है दक्षता 50%, इस पर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों वास्तविकता ये होती है कि उस समय भार को आधी वोल्टेज ही मिलती है। दरअसल कोई भी सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर देता कब है दोस्तों, वो तब देता है जब उस सोर्स का रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो। अब देखो बड़ा सिंपल है, सोर्स रेजिस्टेंस हमेशा लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में आता है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि जब सीरीज में दो रेजिस्टर होते हैं ना तो वोल्टेज आधी आधी होती है। माय डियर, अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन देखा जिसमें लोड का रेजिस्टेंस दिखाकर वोल्टेज सोर्स दिखाकर
इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाया हुआ। तो पूछा कि लोड के सिरों पर वोल्टेज कितने मिलेंगे बताइए, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है VL जो होता है वो VS का जस्ट आधा मिलता है इस समय। अब जब वोल्टेज आधी मिलती है तो एफिशिएंसी आधी होगी ना। मशीन कोई भी मशीन हो, अगर उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज आधी होगी तो एफिशिएंसी तो घटेगी ना। दूसरी बात, लोड को उस समय पावर ट्रांसफ़र होती कितनी है, अगर कोई ये आपसे फॉर्मूला पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V²/4RTH, यानी लोड रेजिस्टेंस का मान इंटू 4 V² में भाग देना है। आई होप इस क्वेश्चन से आप 2-3 चीज़ें सीखे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये और पेपर में सवाल इस पॉइंट से आ ही सकता है। अगला सवाल है, किरचॉफ के धारा नियम जो है ना वो किस पर आधारित है। धारा नियम हम KCL बोलते हैं, जिसे फर्स्ट नियम भी कहा जाता है, और KCL जो है वो करंट वाला आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 2 बातें इसकी ध्यान रखना, इनकमिंग करंट इज़ इक्वल टू आउटगोइंग करंट एंड सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज़ ऑलवेज 0, यानी बीजगणितीय योग धाराओं का जो होता है वो सदैव शून्य होता है। KVL के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, जिसे हम सेकंड लॉ भी बोलते हैं, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, किरचॉफ नियम से भी पूरी संभावना रहेगी क्वेश्चन पूछे जाने की। देखो, वैसे तो 50 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक होते हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए अगला सवाल, प्रतिरोध R3 का मान ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको टोटल करंट दिखा रखी है, सोर्स वोल्टेज दिखा रखा है, पैरेलल में जुड़े हुए 3 रेजिस्टेंस दिखा रखे जिनमें से 2 का मान दिया हुआ है और तीसरे का मान पूछा है। देखो, एक तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, इस रेजिस्टेंस का जब मान हमें ज्ञात करना है तो V/I का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, R V/I होता है। R3 आपको कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है V3 में I3 का भाग दे दो। अब पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज तो फिक्स है, 24 वोल्ट ही मिलेंगे, कन्फर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इस रजिस्टर की धारा निकालनी है, वो नहीं दी हुई, लेकिन एक तरीका है जिससे अपन करंट पता कर सकते हैं। कैसे, देखो, 24 वोल्ट है, ठीक बात है। टोटल करंट कितनी है, 12 एम्पीयर, ठीक है। इन दोनों को भी तो वोल्टेज कितनी मिल रही है, 24 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है ना, समांतर में जुड़ा हुआ है। देखो, अगर आप 24/4 करेंगे ना तो इस शाखा की करंट आएगी 6 एम्पीयर, 24/6 करेंगे तो इस शाखा की करंट आएगी 4 एम्पीयर। जब आप दोनों को जोड़ लेते हैं तो करंट आई 10 एम्पीयर। इस 12 में से 10 एम्पीयर अगर माइनस करते हैं तो दोस्तों R3 का जो करंट आता है ना वो आता है 2 एम्पीयर। तो R/V/I करो ना, 24 वोल्ट है, 2 एम्पीयर की धारा है, रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया, 12 ओम। सबसे आसान तरीका यही है, नहीं तो देखो दूसरा तरीका और भी आप अपना सकते थे। दूसरा तरीका ऐसे अपना लो कि 24 वोल्ट और 12 एम्पीयर करंट है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना आया, 2 ओम। अब 2 दिए हुए थे तो तीसरा निकाल सकते हो, वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 तरीके हैं भाई, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला अपना करके भी आप उत्तर निकाल सकते थे। तो दोनों तरीके थे, आप किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते थे, मान आ जाता 12 ओम, इसका उत्तर आएगा। सिंपल सा सवाल है। आगे देखो भाई, अल्टरनेटर को रेट कैसे किया जाता है, बहुत छोटी चीज़ है, और इस तरह के क्वेश्चन अब ना आए तो सही है, क्योंकि हर बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन से कंपटीशन डिसाइड नहीं होगा, है ना। देखो, कंपटीशन को डिसाइड तो टफ क्वेश्चन आएगा वही करेगा। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है, DC जनरेटरों की रेटिंग किलोवाट में होती है, मोटर जो होती है वो किलोवाट और HP दोनों में होती है। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी IR का बीजीय योग, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक्चुअल में क्या बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, और सभी शब्द देख के बीजीय योग देख करके 0 की तरफ चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है IR को हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इक्वल टू होता है EMF, यानी वोल्टेज ड्रॉपों का योग जो होगा वो EMF के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। समझ रहे हो ना।
हाँ, अगर यहाँ पर ये होता ना कि सभी वोल्टताओं का कुल योग, तो वो 0 होता। और मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन होता कि सभी ईएमएफ का बीजीय योग, तो फिर उत्तर आता आईआर के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब ईएमएफ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये आपको लाइन एक याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसकी करंट में कैसे परिवर्तन आता है। दोस्तों, हो सके तो कैपेसिटर का ग्राफ याद रखें। देखो, वोल्टेज ऐसे चलता है और करंट ऐसे आती है, तो वोल्टेज चर घातांकी रूप से बढ़ता है और करंट जो है वो चर घातांकी रूप से घटती है। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियली, यानी वर्ग अनुपात, या वो नहीं बोलना है आपको, क्योंकि वर्ग वाला नियम भी तो नहीं है ना। देखो, ठीक है, सी उत्तर करना है, चर घातांकी रूप से घटती है। और अगर आपसे वोल्टेज के बारे में पूछे तो ध्यान रखना चर घातांकी रूप से बढ़ती है, क्योंकि पहले ही क्षण में देखो ना 63% लगभग कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, अगले क्षण में 86 हो रहा है। ठीक है, तो चार्जिंग वोल्टेज चर घातांकी बढ़ती है और चार्जिंग धारा जो है वो चर घातांकी घटती है। वी और आई कैपेसिटर के मामले में दोनों चीज़ें याद रखें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैंने अच्छी चीज़ ही बताई है। 26वां सवाल देखिए, और शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि पर आधारित ये क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पावर मापन के 2 वाटमीटर वाले मेथड में से तो कोई एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा ही जाए पेपर में। अपने आप में इस टेबल का बहुत इम्पोर्टेंस है। इंजीनियरिंग लेवल में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 वाटमीटर 0 रीडिंग दे रहा है। देखो भाई, 1 वाटमीटर 0 रीडिंग दे रहा है, कोई भी हो। मान लीजिए वाटमीटर नंबर 2 0 रीडिंग दे रहा है और पहला जो है वो टोटल पावर दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर 0.5 हो। इस समय फेज अंतर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना 60 डिग्री का फेज अंतर होता है। पावर फैक्टर 0.5, फेज अंतर 60 डिग्री, 1 वाटमीटर 0, तो कुल शक्ति दूसरे वाटमीटर के द्वारा उस समय दिखाई जाती है। परमिटिविटी का मान पूछा है। परमिटिविटी को विद्युतशीलता बोलते हैं और ये डाइलेक्ट्रिक यानी पेरा विद्युत के समान होती है, ध्यान रखना है। यानी किसी पदार्थ का पेरा विद्युतिक नियतांक और परमिटिविटी दोनों एक ही बात है। विद्युतशीलता और फैराड प्रति मीटर में होती है। चुंबकशीलता के बारे में पूछा जाए तो ये हेनरी प्रति मीटर में होती है। अगला सवाल है कि 4 पोल इंडक्शन मोटर में प्रति पोल स्लोट का मान 6 है, तो पोल पिच का मान ज्ञात करें। देखो, पोल पिच जो होती है ना, वो होती है स्लोट बटे पोल। अब देखो, स्लोट भाग वाली को हम प्रति बोलते हैं, तो स्लोट प्रति पोल, यानी एक पोल में जितने स्लोट होते हैं उसी का नाम पोल पिच होता है ना। तो यहाँ पर देखो, आपको कैलकुलेट करके ही दे रखा है। स्लोट प्रति पोल का मान 6 है, इसका मतलब यही तो पोल पिच है। डिवाइड करके ही दे रखा है उसने, प्रति पोल स्लोट, और प्रति पोल स्लोट को ही पोल पिच कहा जाता है। बी उत्तर करना है। दुर्घटना का संभावित कारण क्या है। देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आई होप कि आप ऐसा क्वेश्चन ज़रूर वहाँ कर सकते हैं। खतरे के प्रति अलर्ट आप रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। सुरक्षा संबंधों के बारे में जानकारी रखेंगे, कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। आपका वर्क प्लेस बिल्कुल सेफ होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। अगर आप उपकरणों का गलत उपयोग करेंगे ना, तब एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना। दुर्घटना कैसे ही समझ सकते हो आप। स्क्रू ड्राइवर से बहुत सारी जगह हैमरिंग करते हैं, तो अब स्क्रू ड्राइवर से आप हैमर वाली जगह काम में लेंगे ना, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। अगला सवाल है कि एक चालक की चालकता 0.5 सीमेंस है, 0.25 सीमेंस है, इसका रेजिस्टेंस बताइए। देखो, रेजिस्टेंस बराबर 1 बटा कंडक्टेंस होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन लास्ट टाइम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आए भी थे। हालांकि अब 4 वर्षों का गैप है, तो इम्प्रूवमेंट आपने भी काफ़ी किया है, पेपर बनाने वाले भी करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो हो सकता है ना आए। हाँ, ये देखिए 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसमें आपको कुछ समझना चाहिए।
वो कह रहा है कि घरेलू उपकरणों में मुख्य आपूर्ति से घरेलू उपकरण जो होते हैं वो मेन सप्लाई के साथ हमेशा समांतर में लगे होते हैं, ऐसा क्यों लगे होते हैं? और अगर आप देखें ना तो बी ऑप्शन एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इससे उपकरण का परिचालन स्वतंत्र हो जाता है। समझ गए? परिचालन स्वतंत्र मतलब क्या हुआ कि इक्विपमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट का। तो समांतर में जुड़े होने के कारण जब आपको ज़रूरत है तो आप सीलिंग फैन को ऑन कर सकते हैं, जब ज़रूरत है ऑफ़ कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का ट्यूबलाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी जगह पर है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल 32। वह डायग्राम कौन सा है जिसमें घटकों की स्थिति अपनी वास्तविक स्थिति से ठीक मिलती जुलती हो? यानी वास्तविकता के सबसे नज़दीक जो डायग्राम है ना वो है इंस्टॉलेशन डायग्राम, अधिष्ठापना आरेख। क्योंकि इसमें एक्चुअल में हम बटन, लैंप होल्डर लगा करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे दिखेगा। यानी कोई भी पिक्चर जो होती है ना वो चीज़ तो वास्तविकता के करीब ही होती है। इसका आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला सवाल है कि जैसे जैसे भार बढ़ता है डीसी शंट मोटर की गति स्लाइटली डिक्रीज़ करना है। दोस्तों जिनको इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी वालों को मैं बता रहा हूँ, कुछ घटती है। देखो वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि शंट मोटर कौन सी मोटर है तो आपको करना है कि ये नियत गति वाली मोटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बदलती, 1-2-4% तक का परिवर्तन तो आ ही सकता है। तो जैसे जैसे भार बढ़ता है तो गति कुछ कम हो जाती है। इंग्लिश में याद रखना है स्लाइटली डिक्रीज। अगला सवाल है कि उच्च प्रतिरोध नापने की आम विधि कौन सी है? जनरल मेथड है, मेगर से नापा जाता है और बहुत सारी विधियां हैं। केल्विन ब्रिज जो होता है ये निम्न प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए मेगर काम आता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और आगे देखो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में धातु कौन सी होती है? बहुत सिंपल है, जस्ता काम में लेते हैं। जैसे लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो इसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। और क्यों किया जाता है ऐसा? कोरोजन से बचाव के लिए, जंग नहीं लगती, संक्षारण से प्रोटेक्शन मिलती है ना। तो बस दोस्तों यही करवाएंगे आज के इस वीडियो में। कुल मिलाकर के आज के 2 वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन दिए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। ऐप डाउनलोड कर लो, कल टेस्ट होगा उसमें आप सभी उसे अटेंड कर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।